Welcome to Brain Roots IS. Today we will study India's digital blockade on unlawful online gaming. तो हाल ही में आपने खबरों में जरूर सुना होगा कि सरकार ने सैकड़ों ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग एप्स पर बैन लगा दिया है। पर सवाल यह है कि यह हुआ क्यों और अचानक इतने बड़े स्केल पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आज हम इसी डिजिटल ब्लॉकेड की पूरी कहानी को समझेंगे। तो ये आंकड़ा देखिए, 300। अब तक सरकार ने 300 से ज्यादा इलीगल गैम्बलिंग और बेटिंग प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया है। ये कोई छोटा मोटा एक्शन नहीं है, ये एक तरह की मास डिजिटल स्ट्राइक है। और ये सिर्फ कुछ वेबसाइट्स या एप्स का मामला नहीं था। सोचिए, इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से देश के लगभग 45 करोड़ लोग, जी हां 45 करोड़ लोग नेगेटिव रूप से प्रभावित हो रहे थे। तो ये एक पर्सनल प्रॉब्लम से कहीं ज्यादा एक नेशनल क्राइसिस बन चुका था। और फिर बात आती है पैसे की। इन प्लेटफॉर्म से जुड़ा जो फाइनेंशियल लॉस था वो 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था। ये वो पैसा था जो देश की फॉर्मल इकोनॉमी से बाहर जा रहा था, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ड्रेन। तो ये सब देखकर एक सवाल तो मन में आता ही है, आखिर सरकार को इतना बड़ा, इतना ड्रास्टिक स्टेप उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। ये सिर्फ कुछ ऐप्स को बंद करने की बात नहीं थी, इसके पीछे बहुत गहरे इकोनॉमिक, सोशल और एथिकल कारण छिपे थे। लेकिन इन कारणों में गहराई से उतरने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि सरकार का निशाना आखिर था कौन। मतलब ये अनलॉफुल ऑनलाइन गैम्बलिंग आखिर है क्या चीज। देखिए, मोटे तौर पर 3 तरह के प्लेटफॉर्म्स को टारगेट किया गया। पहला, स्पोर्ट्स बेटिंग, मतलब क्रिकेट, फुटबॉल जैसे खेलों पर होने वाली अनरेगुलेटेड सट्टेबाजी। दूसरा, वर्चुअल कैसीनोज, जहां आपको डिजिटल पोकर, स्लॉट्स, रूलेट जैसे गेम्स मिलते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे खतरनाक है, प्रेडेटरी मनी गेमिंग। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो गारंटीड प्रॉफिट का झूठा वादा करके यूजर्स को फंसाते हैं, लेकिन इनके एल्गोरिदम्स पूरी तरह से ओपेक होते हैं, यानी अपारदर्शी। किसी को नहीं पता कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। तो सरकार का जो ये पूरा एक्शन था ना, वो एक ट्रिपल थ्रेट एनालिसिस पर आधारित था। मतलब सरकार ने इन प्लेटफॉर्म से होने वाले खतरे को 3 हिस्सों में बांट कर देखा। और वो 3 पिलर्स क्या थे? इकोनॉमिक, सोशल और एथिकल इम्प्लीकेशंस। सरकार ने पाया कि इन तीनों ही मोर्चों पर ये प्लेटफॉर्म्स देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे थे, और इसी के बाद ये कठोर कदम उठाया गया। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक थ्रेट की। देखिए, ये प्लेटफॉर्म्स एक तरह की शैडो इकोनॉमी चला रहे थे, जिसे हम इलीगल पैरेलल इकोनॉमी भी कह सकते हैं। एक तरफ है हमारी फॉर्मल इकोनॉमी, जहां बिजनेसेस जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स देकर देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। और दूसरी तरफ थे ये प्लेटफॉर्म्स जो न कोई टैक्स देते थे और ऊपर से देश का पैसा फॉर्मल सिस्टम से बाहर खींच रहे थे। और इससे भी बुरी बात यह है कि इनका इस्तेमाल अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कामों के लिए भी हो रहा था। अब इकोनॉमिक नुकसान से भी ज्यादा गंभीर है इसका सोशल इंपैक्ट। यहां एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग। यह कोई मामूली बुरी आदत नहीं है, यह एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है, एक मानसिक बीमारी जिसमें इंसान जुआ खेलने की अपनी इच्छा पर काबू ही नहीं रख पाता। और इसका नतीजा होता है परिवारों की बर्बादी और पर्सनल बैंक्रप्सी। और प्रॉब्लम सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। घंटों तक इन ऐप्स पर लगे रहने से रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरीज यानी आरएसआईज जैसी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रही थीं। लोगों की इमोशनल वेलबींग में भारी गिरावट आ रही थी। कुल मिलाकर ये ऐप्स एक हार्मफुल डिजिटल एनवायरनमेंट बना रहे थे, जो खास तौर पर वल्नरेबल यूजर्स को अपना शिकार बना रहा था। और फिर आता है एथिकल तर्क, द कांटियन पर्सपेक्टिव। ये एक फेमस फिलोसॉफिकल थियरी है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो इसका मतलब है कि हर इंसान को सम्मान देना चाहिए। किसी को भी अपने फायदे के लिए सिर्फ एक चीज या एक साधन, अ मींस टू एन एंड की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये जुआ प्लेटफॉर्म ठीक इसी का उल्लंघन करते हैं। वे खिलाड़ियों को इंसान नहीं बल्कि सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया, अ रिसोर्स समझते हैं जिसे एक्सप्लॉइट किया जा सके। तो सवाल यह है कि सरकार ने इन खतरों से निपटने के लिए किया क्या? देखिए, यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे सालों की कानूनी तैयारी थी, जिसे हम लेजिस्लेटिव ग्राउंडवर्क कहते हैं। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो साफ पता चलता है कि यह एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। कहानी शुरू होती है 2021 के आईटी रूल से, जिन्हें 2023 में ऑनलाइन गेमिंग को टारगेट करने के लिए अमेंड किया गया। फिर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ने इसे एक स्पष्ट अपराध बना दिया। और अंत में 2025 के ऑनलाइन गेमिंग एक्ट ने सरकार को वो सीधी पावर दी जिससे वो इन 300 प्लेटफॉर्म्स को एक साथ ब्लॉक कर सकी। आखिर में हमें यह समझना होगा कि ये एक्शन सिर्फ कुछ ऐप्स को बंद करने के बारे में नहीं है,
ये भारत की डिजिटल इकोनॉमी को लेकर एक बहुत बड़े नेशनल विजन का हिस्सा है। मॉस्पी यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की एक रिपोर्ट है, डिलीवरिंग प्रॉस्पेरिटी एट स्केल। इसकी ये एक लाइन इस पूरी कार्रवाई का सार बता देती है। इंडियाज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन अ क्लीन डिजिटल इकोसिस्टम। मतलब भारत की आर्थिक तरक्की के लिए एक साफ सुथरा और सुरक्षित डिजिटल माहौल बेहद जरूरी है, और इन अवैध प्लेटफॉर्मों को हटाना उसी सफाई की दिशा में एक जरूरी कदम था। तो इस पूरी चर्चा का टेकअवे क्या है? ये कार्रवाई लोगों की मेहनत की कमाई यानी हाउस होल्ड वेल्थ को बचाने और 45 करोड़ भारतीय इंटरनेट यूजर्स के लिए एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। एक ऐसा भविष्य जहां इनोवेशन हो, एक्सप्लॉयटेशन नहीं। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। 300 प्लेटफॉर्म्स तो बंद हो गए, पर क्या अनलॉफुल गेमिंग पर यह डिजिटल वॉर खत्म हो गई है, या ये भारत में डिजिटल रेगुलेशन के एक नए ज्यादा सख्त दौर की बस शुरुआत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।